नमस्कार, आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी और इस बुलेटिन में हम बात करेंगे अब तक पोस्ट मानसून सीजन में देश के भागों पर कैसा रहा है मौसम का हाल, और यानी बारिश कितनी रिकॉर्ड की गई है, वर्तमान स्थितियां क्या हैं और देश के अलग अलग हिस्सों पर आने वाले समय में किस तरह की मौसमी स्थितियां देखने को मिल सकती हैं। तो सबसे पहले नज़र डाल लेते हैं अब तक जो बारिश रिकॉर्ड की गई है उन आंकड़ों पर। बारिश की स्थिति देश भर में सामान्य से 39% ऊपर बनी हुई है। 86.6 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई है संपूर्ण भारत में। और अब फिर से ये जो सरप्लस है 39%, ये धीरे धीरे और कम होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि बारिश इस समय ज़्यादातर राज्यों में कम हो गई है। लेकिन कई इलाके ऐसे हैं, दक्षिण भारत खासतौर पर, उत्तर भारत के पहाड़ी और मैदानी इलाके, जहां पर बारिश का एक स्पेल आने वाला है, जिसकी वजह से अगले 3-4 दिन तक थोड़ा सा इसमें इम्प्रूवमेंट ही दिखाई दे सकता है। क्योंकि इस समय जो एवरेज रेनफॉल है पूरे भारत की, वो लगभग 1.8 मिलीमीटर के आसपास है, जबकि सितंबर के आखिर में लगभग 3.5 मिलीमीटर होती है। यानी औसत वर्षा बहुत कम हो जाती है। तो इससे 1.9 मिलीमीटर या 8 मिलीमीटर से ज़्यादा वर्षा रिकॉर्ड की जाती है, तो इसमें जुड़ेगा ही, आंकड़ा घटेगा नहीं। 2-3 दिनों के बाद इसमें ज़रूर गिरावट देखने को मिल सकती है। पूरे भारत में आप देख सकते हैं, लद्दाख में -67% है बारिश की स्थिति अब तक। बाकी जो इलाके हैं उत्तर भारत के, पहाड़ी और मैदानी सभी जगहों पर सामान्य या सामान्य से अधिक वर्षा हुई है। मध्य भारत में छत्तीसगढ़ में 20% की कमी है सामान्य से, और उड़ीसा में 11% की कमी है, तेलंगाना में 24, आंध्र प्रदेश में 30% कम वर्षा रिकॉर्ड की गई है। दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत में बाकी सभी जगहों पर बारिश सामान्य सामान्य से बेहतर है, और पूर्वोत्तर भारत में भी इंप्रूवमेंट हुआ है। और अब अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, यानी अरुणाचल प्रदेश के बाद NMMT, ये जो 4 राज्य हैं, इन 4 राज्यों में और अरुणाचल प्रदेश में सामान्य से कम वर्षा रिकॉर्ड की गई है। और अब बात कर लेते हैं मौसमी सिस्टमों की। WD आगे बढ़ते हुए उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों के करीब पहुंचा है। इसका इंड्यूस्ड सर्कुलेशन, यानी इसके प्रभाव से जो एक सर्कुलेशन डेवलप होता है, आमतौर पर पैरेलल चलता है। एक ऊपर से WD चलता रहेगा और नीचे से इसके सर्कुलेशन चलता रहेगा। वो सर्कुलेशन यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मैदानी इलाकों में जो भारत के हैं, इन भागों में बारिश को लेकर, और इसी वजह से यहाँ पर बारिश रिकॉर्ड की जाती है। ये जो मैदानी इलाके हैं, ये सर्कुलेशन अरब सागर की तरफ से मॉइस्चर लेकर आता है और यहाँ पर बारिश देता है। तो ये सर्कुलेशन सेंट्रल पाकिस्तान पर है, WD उत्तर भारत के पर्वतीय इलाकों पर है। इसके अलावा एक सर्कुलेशन कोमोरिन रीजन पर बना हुआ है, ये यहाँ पर लगभग, और इसकी वजह से जो बंगाल अरब सागर की तरफ से हवाएं आ रही हैं, उन हवाओं को वापस घुमाकर ये ले जा रहा है साउथ पेनिनसुलर रीजन पर, जिसके कारण इन भागों में इस समय भी एक्टिव वेदर कंडीशन है और आने वाले दिनों में भी एक्टिव वेदर कंडीशंस देखने को मिलेगी। हवाओं में इसको और बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हवाएं सबसे महत्वपूर्ण दिखने वाली मौसमी स्थितियां हैं, जिनके आधार पर हम ये अंदाज़ा लगाते हैं कि किसी भी क्षेत्र में क्या कुछ बदलाव मौसम में होने वाला है। हवाएं ही सबसे बड़ा रोल प्ले करती हैं। और आपको ये बता दें कि पूरे ग्लोब पर जो भी वेदर एक्टिविटी होती है, आप सभी जानते हैं, ये सारी एक्टिविटी समुद्र और साथ ही साथ एटमॉस्फेयर के इंटरेक्शन की वजह से, एटमॉस्फेयर में होने वाले बदलाव, साथ ही साथ सूरज की स्थिति, चंद्रमा की स्थिति और समुद्र की अपनी सतह की स्थिति, इन सभी स्थितियों का आपस में जो इंटरेक्शन होता है या एक दूसरे का जो बर्ताव होता है या उनकी जो प्रकृति है उस पर्टिकुलर समय में, उस पर्टिकुलर रीजन के ऊपर, तो इसकी वजह से मौसमी स्थितियां बदलती हैं। अगर पूरे ग्लोब की बात इस समय करूं मैं, तो इसमें आप देखेंगे कि फिलीपींस रीजन पर, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट मानसून इस समय सेट होने वाला है जल्द ही दक्षिण भारत के क्षेत्रों पर, जिसे देश का मिनी मानसून कहते हैं, बहुत छोटे से एरिया को प्रभावित करता है। दक्षिण पश्चिम मानसून की तुलना में बहुत अलग होता है, बहुत सीमित दायरे में इसका प्रभाव दिखता है, और बहुत ज़्यादा प्रेडिक्टेबल नहीं है साउथ वेस्ट मानसून की तुलना में। लेकिन फिर भी इम्पैक्ट पड़ता है साउथ इंडिया के तमाम इलाकों में। और ये जो सिस्टम है, ये जो वेदर फेनोमेना है या जो वेदर में ये बदलाव है, ये बदलाव आने से पहले जो दक्षिण पूर्व एशिया के क्षेत्र हैं, इन भागों में किस तरह की मौसमी स्थितियां हैं, उनका भी इस पर बहुत इफेक्ट रहता है। और हम सभी ये जानते हैं कि बंगाल की खाड़ी में अगर कोई डिस्टर्बेंस बाहर से नहीं है, सुदूरवर्ती समुद्री क्षेत्र से या लैंड एरिया से, साउथ ईस्ट एशिया यानी थाईलैंड और वियतनाम, कंबोडिया, इन सभी क्षेत्रों से, तो निश्चित रूप से ये सिस्टम यहाँ उठता है और इस जगह पर समुद्र की सतह का तापमान, वायुमंडल की जो स्थिति वो कैसी है, उसके आधार पर ये स्ट्रांग बनता है या कमज़ोर होता है और आगे बढ़ता है और ये प्रभावित करता है। लेकिन कई बार ये जो फिलीपींस सी है, फिलीपींस
फिलीपींस से की तरफ से आने वाली जो हवाएं हैं, यहाँ से आप देख सकते हैं ये पूरा फिलीपींस सी का रीजन है। इन भागों से आने वाली हवाएं और यहाँ पर बनने वाले मौसमी सिस्टम बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालते हैं बंगाल की खाड़ी पर बनने वाले सिस्टमों को गवर्न करने में, उनको संचालित करने में, उनके प्रभाव, उनकी इंटेंसिटी के बारे में। तो यहाँ आपको बता दें कि एक तरफ हम उम्मीद ये कर रहे हैं कि 26 अक्टूबर के आसपास, 26-27 अक्टूबर के आसपास नॉर्थ ईस्ट मानसून यहाँ पर सेट हो जाएगा। वेदर मॉडल्स में आप हवाएं देख सकते हैं, यहाँ पर हवाएं अभी बहुत क्लियर डायरेक्शन नहीं दिखा रही हैं दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत के क्षेत्रों के पास बंगाल की खाड़ी में। लेकिन जब हम आगे बढ़ जाएंगे 26 अक्टूबर के आसपास, तब यहाँ पर हवाएं पूरा उत्तर पूर्वी दिशा से आने लगेंगी। और इसी दौरान 26 और 27 अक्टूबर के दौरान ही एक ट्रॉपिकल स्टॉर्म, ट्रॉपिकल साइक्लोन यहाँ पर बनता हुआ नज़र आ रहा है, जो कि फिलीपींस के आसपास रहेगा और फिलीपींस पर इसका लैंडफॉल होगा। तो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पर इफेक्ट सिस्टम का नहीं होने देगा भारत के जो बंगाल की खाड़ी के रीजन है। और हालांकि इस सिस्टम का कोई बहुत इम्पैक्ट यहाँ पर दिखाई देगा ऐसी संभावना नहीं है, क्योंकि लैंडफॉल करेगा जब फिलीपींस पर, उसके बाद ये कमज़ोर हो जाएगा, लो प्रेशर में तब्दील हो जाएगा, ट्रॉपिकल लो में, और उसके बाद ये दक्षिण पूर्वी एशिया को पार करने के बाद जब इसकी हवाएं या रिमेनेंट्स इफेक्ट यहाँ पहुँचेगा, तब तक बहुत ज़्यादा एनर्जी इसमें नहीं रहेगी। तो बहुत कुछ बड़ा ये नहीं करेगा। यानी कि कई बार होता है कि साउथ ईस्ट एशिया पर फिलीपींस के रास्ते से पहुँचने के बाद, यानी कि फिलीपींस पर लैंडफॉल करने के बाद और उसके बाद कंबोडिया पर लैंडफॉल करने के बाद, जब ये देखिए, जब ये सिस्टम यहाँ पर लैंडफॉल करेगा और उसके बाद आगे बढ़ता है ज़मीनी भागों से पार करते हुए बंगाल की खाड़ी में, तो कई बार इनका रिमेनेंट्स इफेक्ट देखने को मिलता है, जैसा हमें दिखा था साइक्लोन गुलाब के दौरान। और गुलाब भारत के भागों को पार करने के बाद अरब सागर में पहुँचने के बाद शाहीन बना था और ओमान की तरफ गया था। तो इसी तरह की स्थितियाँ यहाँ पर भी हमें देखने को मिलती हैं कई बार। लेकिन अभी इस सिस्टम के बारे में कुछ भी कहना थोड़ा मुश्किल है। हालांकि ये फिलीपींस पर लैंडफॉल करने के बाद कमज़ोर हो जाएगा और ट्रॉपिकल लो रह जाएगा जब कंबोडिया या वियतनाम के पास पहुंचेगा। तो ये जो हवाएं होंगी, नॉर्थ ईस्ट मानसून जब यहाँ पर सेट कर रहा होगा साउथ पेनिनसुलर रीजन पर, बंगाल की खाड़ी से होते हुए नॉर्थ ईस्ट हवाएं यहाँ आ रही होंगी, तब इसका इम्पैक्ट ज़रूर कुछ दिखाई दे सकता है। या नॉर्थ ईस्ट मानसून के जब सेट होने का टाइम रहेगा, सेट होने के बाद अगले 3 दिनों 4 दिनों के दौरान, यानी 30-31 अक्टूबर के आसपास तक, तब इसका प्रदर्शन कैसा होगा मॉनसून के अराइवल के टाइम पर, उसमें इस सिस्टम के रिमेनेंट्स का ज़रूर इम्पैक्ट दिखाई दे सकता है, रोल दिखाई दे सकता है। तो ये स्थितियां रहेंगी। और अब हम आपको बताते हैं कि जो लो प्रेशर, जो WD और सर्कुलेशन उत्तर भारत में पहुंचे हैं, उनका इम्पैक्ट किस तरह से रहेगा। शुरुआत उत्तर भारत से करते हैं। यहाँ पर आप देखिए, ये आज की और कल की स्थिति है। आज इस समय शाम के 3 बज रहे हैं और जम्मू कश्मीर से लेकर गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद और लद्दाख, इन सभी क्षेत्रों में, साथ ही पंजाब के उत्तर पश्चिमी इलाकों पर बादल पहुँच गए हैं और इन बादलों से कुछ स्थानों पर वर्षा की गतिविधियाँ भी हो सकती हैं। लेकिन आज मैदानी इलाकों में ज़्यादा प्रोबेबिलिटी नहीं रहेगी और पर्वतीय इलाकों पर भी आज इसका सबसे अधिक इम्पैक्ट नहीं दिखेगा। वैसे तो आज से लेकर 25 अक्टूबर तक इसका इम्पैक्ट रहने वाला है, उत्तर भारत के पहाड़ों और मैदानी इलाकों को मिला लें तो। लेकिन जो मेजर इम्पैक्ट रहेगा वो होगा 23 अक्टूबर को, यानी कि कल। और 23 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में मध्यम से भारी बारिश और बर्फबारी, हल्की बर्फबारी ऊंचाई वाले इलाकों में हो सकती है और ये इस सीज़न की पहली बर्फबारी हो सकती है। मैदानी इलाकों में अगर देखें, ये देखिए 23 अक्टूबर को किस तरह की स्थितियां बन रही है। बढ़ रही है बारिश मैदानी इलाकों में। राजस्थान का उत्तर पश्चिमी हिस्सा और पंजाब का लगभग पूरा इलाका प्रभावित हो सकता है और फतेहाबाद, सिरसा, हिसार, महेंद्रगढ़, हरियाणा का भी रीजन प्रभावित हो सकता है। और साथ ही साथ जब आगे बढ़ेंगे, दिन के आखिरी चरण में पहुंचेंगे कल, यानी शाम के समय 23 अक्टूबर को, तो उस दौरान उत्तरी हरियाणा के इलाकों में, यानी यमुनानगर, करनाल, कुरुक्षेत्र और पंचकुला, चंडीगढ़ और आसपास के इलाके भी प्रभावित हो सकते हैं। यहाँ पर कुछ इलाके ऐसे हो सकते हैं जहाँ मध्यम से तेज़ वर्षा भी रिकॉर्ड की जा सकती है। और साथ ही राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली पर भी कल आज से बिल्कुल अलग मौसम दिखाई देगा। बादल आ सकते हैं, जयपुर में आ सकते हैं बादल, और अलवर, भरतपुर, झुंझुनू, साथ ही साथ गुरुग्राम, पलवल, फरीदाबाद, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, सोनीपत, पानीपत, गुरुग्राम और दिल्ली, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, इन सभी भागों में और उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर बादल आ सकते हैं। और परसों इन इलाकों में, जो दिल्ली और वेस्ट यूपी का रीजन है, इन भागों में कहीं कहीं पर हल्की वर्षा भी हो सकती है। कल भी रात में या शाम के समय राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली पर बूंदाबांदी या आसपास के इलाकों में कहीं कहीं पर बूंदाबांदी होने की संभावना बन सकती है।
और 24 अक्टूबर को ये सिस्टम चला जाएगा लद्दाख, WD चला जाएगा लद्दाख के ऊपर, सर्कुलेशन आगे बढ़ जाएगा, तो इनका इम्पैक्ट जो है वेस्टर्न पार्ट से हटकर आगे निकल आएगा, यानी कि हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड पर 24 अक्टूबर को बारिश, 23 और 24 अक्टूबर को बारिश दिख सकती है। 23 को भी लाइट होगी और हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड में बहुत ज़्यादा प्रॉबिलिटी है भी नहीं। यहाँ 24 तारीख का प्रोजेक्शन देखिए, ये 24 की स्थिति है। इस दौरान जब ये सिस्टम आगे बढ़ रहे होंगे तो बारिश की जो गतिविधियाँ हैं वो भी हरियाणा के पूर्वी इलाकों में थोड़ा बहुत रह जाएंगी सुबह सुबह, और उसके बाद उत्तर प्रदेश में तथा उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में कुछ स्थानों पर, लद्दाख में कहीं कहीं पर रह जाएंगी। जम्मू कश्मीर में मेनली वेदर सिस्टम हटने के चलते जो कंडीशन रहेगी वेदर की, मौसम की, वो थोड़ा सा बदल जाएगी 24 अक्टूबर को। और लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि 22 से लेकर 25 तक इम्पैक्ट रहेगा, तो 25 को इसका एग्जिट रहेगा, और एग्जिट के दौरान ईस्टर्ली पार्ट्स में यानी लद्दाख, हिमाचल और उत्तराखंड के कुछ इलाकों में ये बारिश देगा WD, और सर्कुलेशन जम्मू कश्मीर में 25 अक्टूबर को मौसम पूरी तरह से साफ रहेगा। और उत्तर प्रदेश के बाकी इलाकों में, पूर्वी राजस्थान में अगर देखें तो उत्तर प्रदेश में आपने देखा कि ना तो 22 अक्टूबर को संभावना नज़र आ रही थी और ना ही 25 अक्टूबर को संभावना नज़र आ रही। 25 अक्टूबर का प्रोजेक्शन ये है। ये देखिए, जब ये सिस्टम, बल्कि 25 अक्टूबर तक जब सिस्टम आगे निकल जाएंगे तब इनके पीछे से, इन सिस्टमों के पीछे से फिर से उत्तर पश्चिमी शुष्क और ठंडी हवाएं चलनी शुरू हो जाएंगी। तो जो तापमान में गिरावट का क्रम शुरू हुआ है उत्तर भारत के पहाड़ी और मैदानी इलाकों में, वो फिर से उसी ट्रेंड पर पहुंच जाएगा, और सर्दी थोड़ा सा समय से पहले और ज़्यादा महसूस की जाने लगेगी। जैसा कि हाल के वर्षों में अगर पिछले 8-10 सालों का रिकॉर्ड देखें, आपको याद हो तो दीपावली तक इतनी ठंडी नहीं आती थी, लेकिन दीपावली का पर्व, फेस्टिवल आने से पहले ही सर्दी का जो प्रभाव है वो काफ़ी बढ़ चुका है। और इस तरह की स्थितियां रहीं तो निश्चित रूप से और तापमान गिरेगा, और इस बार दीपावली का जो उत्सव है वो मनाते समय आपको गर्म कपड़ों का इस्तेमाल ज़रूर करना पड़ेगा। इसके बाद पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत की स्थिति देखें तो यहाँ पर आने वाले समय में अगले 3-4 दिनों तक अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इन सभी जगहों के साथ साथ असम में भी मेनली ड्राई वेदर रहेगा। हल्की से मध्यम बौछारें ज़रूर कहीं कहीं पर हो सकती हैं, हल्की बारिश ज़रूर हो सकती है, खासतौर पर अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में, नागालैंड में। बाकी जो इलाके होंगे इन भागों में मेनली ड्राई वेदर रहेगा। हालांकि उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी 25 अक्टूबर को और उत्तरी बिहार के कुछ इलाकों में बारिश या हल्के बादल दिखाई दे सकते हैं। सेंट्रल इंडिया में कोई भी बदलाव नहीं होगा मौसम की कंडीशन में। ओडिशा से लेकर गुजरात तक पूरा ड्राई वेदर रहेगा। अगले 3-4 दिनों के दौरान हवाएं ज़रूर बदलेंगी। जब ये सिस्टम आज आ चुका है तो जो ठंडी हवाएं उत्तर से जा रही थी, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इन भागों में इन हवाओं पर थोड़ा ब्रेक लग जाएगी, और हवाओं में ब्रेक लगते ही तापमान में गिरावट का जो रुझान था वो रुक जाएगा। और उसके बाद जब ये सिस्टम आगे निकल जाएंगे फिर से हवाएं चलेंगी 25-26 अक्टूबर से, और उसके बाद तापमान फिर से वापस गिरने लगेगा। दक्षिण भारत के क्षेत्रों में यहाँ पर आप देखिए आज की कंडीशन है, केरल में, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में, रायलसीमा, तमिलनाडु और पुदुचेरी, लक्षद्वीप, इन सभी भागों में, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में लगभग लाइट टू मॉडरेट इंटेंसिटी है रेन की। आइसोलेटेड प्लेसेस पर हैवी रेन की संभावना रहेगी, लेकिन बहुत भारी बारिश फिलहाल अभी नहीं हो रही है। लेकिन इसके बावजूद केरल समेत दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक और तमिलनाडु के कुछ इलाकों में लोगों को सतर्क रहना होगा। देखिए लगातार मॉइस्चर का फ्लो है, तो बारिश यहाँ पर रुक रुक कर होती रहेगी। बेंगलुरु, मैसूरू, त्रिवेंद्रम, कोचीन, वायनाड, वरंगल और मलप्पुरम समेत तमिलनाडु के तमाम इलाकों में, पुदुचेरी, कन्याकुमारी, तिरुनेलवेली, वेल्लोर, सालेम, चेन्नई, पुदुचेरी, इन सभी भागों में बारिश की गतिविधियां अगले 4-5 दिनों तक रुक रुक कर इसी तरह से होती रहेंगी। और उसके बाद नॉर्थ ईस्ट मानसून यहाँ सेट हो जाएगा। नॉर्थ ईस्ट मानसून होने के बाद, सेट होने के बाद, थोड़ा सा पिक्चर साफ होने लगेगी कि किस तरह से वेदर कंडीशंस आगे आने वाले दिनों में दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत के क्षेत्रों में रहने वाली हैं। इस बुलेटिन में अभी इतना ही। आप बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। धन्यवाद।